मॉर्निंग वाली ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एंजाइम्स के बारे में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एंजाइम इनहिबिशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके थे कि व्हाट इज एंजाइम्स। तो बेसिकली क्या था कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हमारे अंदर रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा रहा हो, बट वहां पे कोई रिएक्शंस में चेंजेस नहीं कर रहा हो, ओनली रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी ज्यादा एसिलेट कर रहा हो, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हो। विदाउट एंजाइम्स क्या होगा कि हमारे अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होने में लगभग 1000 दिन लग सकते हैं, वही ये फ्यू सेकेंड्स में कर देता है एंजाइम्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि प्रोटीनियस इन नेचर है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है, सभी के लिए स्पेसिफिक है, हर एक सबस्ट्रेट के लिए हर एक एंजाइम अलग अलग है। उसके बाद हमने दो थ्योरीज पढ़ा था, दो मॉड्यूल्स पढ़ा था लॉकेन की थ्योरी, जिसमें हम पढ़े थे कि जैसे ताला चाबी का काम होता है वैसे सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स एक दूसरे के साथ सटीक बैठना चाहिए। उसके बाद दूसरा थ्योरी आया था इंड्यूस फिट। इसमें उतना सटीकनेस नहीं था, इसमें क्या था कि थोड़ा इंड्यूस हो जाता है, फिटनेस थोड़ा इंड्यूस किया जा सकता है, तो इंड्यूस फिट थ्योरी था। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एंजाइम इनहिबिशंस। तो अब ये एंजाइम इनहिबिशंस क्या है? इनहिबिशंस मतलब रोकना, तो एंजाइम को रोकना, दैट इज एंजाइम इनहिबिशंस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हमने देखा था कि एक इधर एक्टिव साइट है, दूसरे इधर का एक्टिव साइट जहाँ पे आके कोई भी सबस्ट्रेट लगता है, और दूसरा एरिया जो है उस पे कैटालाइटिक वर्क करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इनहिबिशंस हो रहे हैं, ये इसी तरह से क्या होता है कि एक्टिव साइट या कैटालाइटिक साइट को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम का अपना रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशंस। उसके बाद अब एंजाइम इनहिबिशंस मींस एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, दैट इज एंजाइम इनहिबिशंस। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशंस। और जो इसको इनहिबिट करता है, एंजाइम्स को काम नहीं करने देता है, उसको वैसे एक एजेंट को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो अब इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, रोकने वाला दो तरह का होता है, एक कॉम्पिटेटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव क्या है कि जैसे नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है कि एंजाइम्स को कॉम्पिटिशंस के द्वारा हराता है। और नॉन कॉम्पिटेटिव क्या करता है, एंजाइम्स को छलावा के साथ हराता है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या है। तो कॉम्पिटेटिव क्या है कि ये क्या करता है कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करता है। ठीक है, तो अब कैसे करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, जैसे ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर्स है, ये हमारा एंजाइम्स है, तो इसको कॉम्पिटिशन्स में जाना है। तो ये क्या करेगा कि जैसा सबस्ट्रेट दिखता है वैसा इसका भी फॉर्मेशन है, और ये क्या करेगा कि जाएगा और इसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा कंपेटिबली। तो जैसे ही इसको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे जाके देखिए कि और इसका जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा होता है, तो ज्यादा है इसीलिए सबस्ट्रेट से पहले जाके उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी जगह को ब्लॉक कर दिया। अब जहाँ पे एक्टिव साइट लगा ही नहीं, सबस्ट्रेट लगा ही नहीं, उस एक जगह को बाइंड अप कर दिया, तो एक्टिव साइट जब बाइंड हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, कैटालाइसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो गया ही नहीं, सबस्ट्रेट को फिर 1000 गुना समय लग जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि ये इनहिबिटर्स जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड अप हो जाते हैं। जैसे ही बाइंड अप होते हैं तो एंजाइम को एट अ टाइम नहीं पता चलता कि ये सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर्स है, क्योंकि दोनों का शेप एक जैसा है, शेप जैसा है, शेप में जाके वहां पे जाके फिट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं लगा। सबस्ट्रेट को टूटना है प्रोडक्ट में, एंजाइम इनहिबिटर सिर्फ उसके जगह को ब्लॉक कर दिया गया। जैसे आप कहीं पे भी जाके बैठते हैं, आपके जगह पे कोई और बैठ गया, तो क्या हुआ, आपका जगह ब्लॉक हो गया, इनहिबिटर्स आपको वहां पे बैठने नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। ओके, कॉम्पिटेटिव वे में। दूसरा है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो अब ये क्या करता है कि डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करता है सबस्ट्रेट के साथ, ये क्या करता है कि उसका उसके जगह पे, जैसे ये जाके यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड अप हो गया, ये एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड अप होगा, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर नहीं होगा, तो ये क्या करता है कि छलावा करता है।
कैसे कि जैसे यहाँ ये एक्टिव साइट है तो उसको क्या करेगा, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही बदल देगा। अब ताला चाबी में नहीं लगेगा तो चाबी खुलेगा नहीं। तो वैसे ही क्या करता है, ये इनहिबिटर्स जाके इसके एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होता है। जो कैटालाइटिक साइट है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहता है जो उसको कैटालाइसिस करने में, जैसे हम क्या जानते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बांधा और इधर वाला काम किया इस पे कैटालाइसिस प्रोसेस। तो क्या किया कि ये कैटालाइसिस वाला साइट में जाके बाइंड अप हो जाता है। वहां पे जैसे ही बाइंड अप होगा तो यहाँ जैसे ही बाइंड अप होगा तो इधर का स्ट्रक्चर को ये चेंज कर दिया, एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। तो जैसे ही चेंज किया तो अब सबस्ट्रेट इसको पहचान नहीं पाएगा या वहां पे फिट नहीं बैठ पाएगा। तो जैसे ही उस एलोस्टोरिक साइट को बाइंड अप किया तो फिर एक्टिव साइट में चेंजेस हो गया। तो वहां पे सबस्ट्रेट जाके काम नहीं कर पाया, सबस्ट्रेट बाइंड अप ही नहीं हुआ, सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना, फिर नो रिएक्शंस। तो ये है नॉन कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस। तो अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर समझ गए कि ये क्या करता है कि कॉम्पिटिटिव में सीधा कंपटीशन देता है, डायरेक्ट आके उसकी जगह पे लग जाता है बस। और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या करता है कि वो जाके पीछे में लगता है और उसके एक्टिव साइट के चेंजेस कर देता है कि जो भी साइजेस हैं उसमें मेल फंक्शन कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि सबस्ट्रेट अपने जगह को पहचान नहीं पाता कि वो वही जगह है। तो वहां पे इंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाता, ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जा पाता, दैट्स व्हाई रिएक्शंस नहीं कर पाता। यही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कुछ शॉर्ट नोट्स है जैसे कि कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसको बोलते हैं? तो कोफैक्टर्स वैसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, बट ये नॉन प्रोटीनियस है। अगर प्रोटीनियस रहेंगे तो ऑब्वियस एंजाइम हो जाएंगे, तो ये नॉन प्रोटीनियस है कोई भी। उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। कोई भी कोफैक्टर्स जो बहुत टाइटली एंजाइम के साथ बंधा हुआ है हमेशा, तो कोफैक्टर बहुत हो सकता है। या तो उस वक्त आके लग जाए कोई भी पार्ट, अगर एंजाइम को जरूरत है नॉन प्रोटीनियस पार्ट आके लग जाए, विटामिन है, फैट है, वट आके लग जाए तो उसको हम लोग को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, को फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन को फैक्टर दो तरह का होता है। एक तो हमेशा जो आके लग जाता है, दूसरा को फैक्टर्स क्या होता है कि जो कभी कभी आके लगता है। ठीक है, तो को फैक्टर्स इनिशियली नॉन प्रोटीनियस पार्ट है जो हमेशा एट अ टाइम हमेशा लगा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो को इंजाइम सिर्फ काम के वक्त आके लगे उसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। उसके बाद आता है मेटल आयंस। कभी कभी कुछ मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है, एट अ टाइम आके बाइंड अप हो जाता है, तो उसको हम लोग मेटल आयंस बोलते हैं। एपो एंजाइम्स, अगर एंजाइम्स के पास कोई को फैक्टर नहीं है, सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही है, सिर्फ एंजाइम ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। अगर एंजाइम के साथ को फैक्टर है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एंजाइम। ठीक है, तो ये कभी आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने आ सकता है। अब एंजाइम का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हमको बेसिकली पढ़ना है। तो तो एंजाइम्स का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा रोल्स है, ये हम जानते हैं। और तो क्या क्या रोल्स है वो हम देखेंगे। तो आपको दोनों दिखाना है कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए क्या काम है और नॉर्मल के लिए क्या क्या काम है, दोनों आपको पढ़ना है। तो दोनों हम देखते हैं क्या 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 इंपॉर्टेंस है, रोल है। तो फर्स्टली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है? तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ने के लिए अमाइलेज, लैक्टेज, सैलवेज जैसा एंजाइम्स चाहिए हमको। हार्ड पैक्टिंग के ऊपर काम करने के लिए जनरली फ्रूट जूसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको पैक्टिनेज की जरूरत है। लिपिड्स को तोड़ने के लिए फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हमको लाइपेज एंजाइम की जरूरत है। डिटर्जेंट वॉशिंग सोप में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। कुछ भी स्टेन को हटाने के लिए प्रोटीज एंजाइम है। कार्डिक डिजीज के लिए यूरोकाइनेज है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या नॉर्मल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है? तो एंजाइम रिलेटेड अगर हमको डिसऑर्डर्स हो जाता है, जैसे हमको खाना नहीं पचता, तो फिर हम कुछ एंजाइम लेते हैं, अमाइलेज टाइप का कुछ सिरप पीते हैं।
वैसे ही मेटाबॉलिज्म में कहीं कोई दिक्कत हो गया, ग्लाइकोलाइसिस सही से नहीं आ रहा है, तो फिर एंजाइम्स का सिरप हम पीते हैं। नेक्स्ट, ड्रग डिलीवरी में के लिए हमको एंजाइम्स की जरूरत होती है, लिपोप्रोटीन टाइप का हमको कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ पे हेल्प होता है। डाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिवर्मिंग एजेंट के रूप में, एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स के रूप में, सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और भी बहुत सारे इसके डायग्नोस्टिक पर्पसेस हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में क्या काम कर रहा है। तो मीट पैकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रोटियोलाइटिक के रूप में पापाइन यूज होता है जो मीट को टेंडर रखता है। उसके बाद फिर चीज में काम करता है रेनिन। वैसे पापाइन का यूज होता है, इसका बिवरेज में होता है, या फिर ब्रेड ब्रेड बनाने में होता है। लैक्टेज का यूज आइसक्रीम प्रिपरेशन सब में होता है। तो और भी बहुत सारे रिसर्चेस में एंजाइम्स के लॉट्स ऑफ काम है। ठीक है, तो हम आज यहीं तक पढ़ते हैं। उसके बाद इस एक चैप्टर में सिर्फ हमारा एक क्लासिफिकेशंस बचा है जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। ओके, थैंक यू।